सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक उनको ऑब्जर्व करके एनालिसिस करके एक शास्त्र लिख डाला। ठीक है, उस शास्त्र को ही सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं, जो कि समुद्र देवता द्वारा लिखा गया है, इसलिए उसको सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं। तो मतलब फेस रीडिंग से कुंडली में लगन का, ग्रहों का, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन का, बिजनेस में हमको किसका चुनाव करना चाहिए, किसका नहीं, इनफैक्ट किन लोगों से हमको बच के रहना चाहिए, आप ये भी पता लगा सकते हैं। बाहर की तरफ जिसके गाल निकले होते हैं, तो इसे फेस रीडिंग में बोला था मनी बैग्स। ये आपके मनी बैग्स है, शुक्र अच्छा है मनी बैग्स लेकर बैठे हो आप, ठीक है, जिनकी गाल बाहर की तरफ निकले हैं, तो उन लोगों की लाइफ में लग्जरी आती है। अब देख लीजिए गौतम अडानी जी को, अगर आपके ध्यान को या आपकी आंखों को कोई ऐसी वस्तु दे दी जाए, कोई ऐसी चीज दे दी जाए जिस पर आप ध्यान केंद्रित करो, तो आपकी जो आंखें हैं वो उस पर पूरी तरह से केंद्रित कर पाएगी, और वही जो है वही त्राटक है। मैं इसको सबसे अच्छा मेडिटेशन का जरिया मानती हूँ। ये सिर्फ मेडिटेशन ही नहीं है, अगर आपकी आई साइड वीक है, आपको चश्मा लगता है, तो सबसे पहला आपका 1.5 महीने में चश्मा जाएगा। अगर आप रेगुलर करते हो इसे, बिल्कुल आपका चश्मा उतर जाएगा। लोग डिप्रेशन में हैं, मैंने बहुत लोगों को त्राटक करने को प्रेरित किया, और कितने ही लोगों को मैंने डिप्रेशन से निकाल लिया, ठीक है, क्योंकि ध्यान सारा उस पर केंद्रित हो जाता है, तो वो इतनी असीम शांति देता है कि फिर मन में दूसरा कोई विचार नहीं। आप देखेंगे कि घर में बड़ी बड़ी मूर्ति लाना ये सही नहीं है। ये तो आप भी जानते होंगे सर कि 9 उंगल से बड़ी मूर्ति होनी नहीं चाहिए। तस्वीरों का कोई इशू नहीं है, अगर आप तस्वीर लाकर लगाते हो, पूजा पाठ करते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप बड़ी बड़ी मूर्तियां लाकर रखते हो, ये प्योर बुद्ध की निशानी है, क्योंकि आप प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर रहे हो, तो बृहस्पति में कन्वर्ट नहीं हो रहे है ना, वो बुध है आपके घर में, और बुध आपको इशू देगा ही देगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्सव जोशी और आप सभी का स्वागत है एनी टाइम एस्ट्रो पॉडकास्ट पे। यहाँ पे हम एस्ट्रोलॉजी और उससे संबंधित विषयों के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कशंस करेंगे। और आज हमारी पहली गेस्ट हैं हमारे साथ में बेहद ही टैलेंटेड फेस रीडिंग एक्सपर्ट श्रुति जी। श्रुति जी, आपका एनी टाइम एस्ट्रो पॉडकास्ट में स्वागत है। थैंक यू सर। श्रुति जी के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये अपने परिवार की 4थी पीढ़ी की पहली महिला एस्ट्रोलॉजर हैं अपने परिवार की। तो श्रुति जी, अपनी इस इंटरेस्टिंग जर्नी के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। सर, अगर मैं ये कहूँ कि मेरी ये जो जर्नी है ये कुछ सालों पहले ही शुरू हुई, तो ये पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि मैंने एस्ट्रोलॉजर के बीच ही जन्म लिया है। मेरा पूरा जो परिवार है उसमें मेरे दादा के जो फादर थे वहाँ से एस्ट्रोलॉजी करते आ रहे हैं, उनसे मेरे दादाजी, फिर उसके बाद मेरे फादर, देन उसके बाद मैंने एस्ट्रोलॉजी में अपना इंटरेस्ट दिखाया है। मैंने शुरुआत में अपने फादर के साथ में पूजा पाठ और हवन, इसका जो प्रोसेस होता है वो सीखना स्टार्ट कर दिया था। उनके साथ पूजा में जाना, हवन में अपनी रुचि दिखाना, ये शुरू कर दी थी। लेकिन उसके बाद जो मेरे गुरु है, मेरे खुद के मामा, उनसे मैंने ज्योतिषी का ज्ञान लेना स्टार्ट किया, ग्रह नक्षत्रों का ज्ञान लेना स्टार्ट किया। साथ में मैंने कुंडली कैसे बनाई जाती है, कुंडली को एनालिसिस कैसे किया जाता है, वो सीखा मैंने। धीरे धीरे मेरी रुचि हस्तरेखा पर बढ़ी, मैंने पाम रीडिंग सीखी, और उसके बाद जब मैंने इसको अपना प्रोफेशन बनाया, यानी कि ज्योतिषी को, एस्ट्रोलॉजी को अपना प्रोफेशन बनाया, तब मैंने देखा कि मेरे पास कुछ ऐसे लोग आते थे, है ना, जिनके पास अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं होता था, कुछ लोग ऐसे होते जिनके पास अपना टाइम नहीं होता था। तो उस समय कैसे उनकी कुंडली से निष्कर्ष निकाला जाए, कैसे उनकी कुंडली को रीड करा जाए, तो मैं चाहती तो मैं एक प्रश्न कुंडली बनाकर वो मैं बना सकती थी, उनको प्रेडिक्शन दे सकती थी, बट मैं संतुष्ट नहीं थी उससे, मैं सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं थी। मैं चाहती थी क्यों ना किसी का चेहरा देखकर मैं उसकी कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति का पता लगा लूँ, सटीक उसको भविष्यवाणी है वो मैं उसको दे सकूँ। तो मैंने धीरे धीरे फेस रीडिंग करना स्टार्ट किया। शुरुआत में मैंने कुछ लोगों के फेस, अपने आसपास के ही कुछ लोगों के फेस इकट्ठे की है, फेस के फोटोग्राफ्स इकट्ठे की है, देन उन लोगों की ही कुंडली
मैंने अपने साथ में रखकर स्टडी करना स्टार्ट किया। अब मज़े की बात यह है कि जब मैंने उन दोनों की उन सिमिलर लोगों की जिनके चेहरे एक समान दिखाई देते हैं, जैसे किसी की आइज़ एक जैसी दिखती है, किसी के नोज़ एक जैसे दिखते हैं, तो उन लोगों के फेस और उन लोगों की कुंडली, इन दोनों को एक साथ एनालिसिस करने शुरू किया, तब मुझे लगा कि उन सिमिलर दिखने वाले लोगों की कुंडलियों में भी समानता थी। तो जैसे जैसे मैंने थोड़ा और ज़्यादा फेस पर स्टडी किया, फिर उनके साथ उन्हीं लोगों की कुंडली पर स्टडी किया, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। अब मैंने स्टडी करते करते, फेस रीडिंग करते करते लोगों की कुंडली में जो ग्रहों की क्या कहते हैं ना, ग्रह कहाँ पर होंगे, कौन सा ग्रह कहाँ पर होगा, कौन सा लग्न होगा, लग्न में कौन सा ग्रह होगा, ये देखना स्टार्ट किया और इससे प्रेडिक्शन देती गई और इससे प्रेडिक्शन सही भी निकलती गई। अब देखिए आप ही, जिन लोगों के चेहरे गोल होते हैं, जिन लोगों का फेस जो होता है वो राउंड शेप का होता है, तो ऐसे लोगों की कुंडली में आप देखिएगा 6, 8 या 12 इनमें चंद्रमा पाया गया। और कुछ लोग ऐसे थे जिनकी चिन पर डिम्पल था, है ना, तो ऐसा शुक्र का प्रभाव काफ़ी, उसमें शुक्र काफ़ी पावरफुल था, है ना, वीनस का जो पावर होता है वो एक्टिव कर देता है जिनके चिन पर डिम्पल होता है। तो मैंने देखा उनकी कुंडली में या तो वृष लगन की कुंडली होगी या तुला लगन की कुंडली होगी, ठीक है, और उसमें शुक्र का या फिर शुक्र जो होगा वो स्वग्रही होगा या उच्च का होगा, ये तो देखने को मिलेगा। मतलब टोटल मिला के शुक्र का मालव्य योग उसकी कुंडली में बन रहा होगा। मैंने कितनी बार ऐसी भी कुंडलियाँ देखी जो कुंडलियाँ गलत भी थी, जैसे कि कुंडली में तो वृष लग्न था और तुला लग्न था, शुक्र उसके लगन में बैठा हुआ था, लेकिन वो सामने जो खड़ा हुआ पर्सन है वो दिखने में बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं था, दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो मैंने बोला नहीं, टाइमिंग में गड़बड़ है या आपकी कुंडली के में गड़बड़ है। तो जब वो आगे पता करने गए तो उनको लगा कि हाँ सच में ये कुंडली सही नहीं थी। तो ऐसे मैंने फेस रीड करते करते और फेस का एनालिसिस करा और उससे मैंने कुंडली में ग्रहों की स्थिति का पता लगाया। श्रुति जी, ये आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई कि फेस रीडिंग में हमको बर्थ टाइम डिटेल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हमारे एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में मैंने अक्सर ये हैंडीकैप पाया है हमारे एस्ट्रोलॉजर्स के बीच में कि हम लोग को जब बर्थ डिटेल्स नहीं पता होती हैं तो कुंडली निकालना, उनके बारे में फल कथन करने में बड़ी दिक्कत आती है। जी सर। तो ये इस विद्या का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि भाई बिना आप बर्थ डिटेल्स देखे हुए आप उनके बारे में, उनकी प्रेजेंस की वजह से ही, उनके प्रेजेंस के अंदर ही आप उनका भविष्य कथन, उनके बारे में, उनके प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं। जी सर। तो अच्छा, आपने जैसे एक फेस रीडिंग में एक बात बोली थी कि भाई चेहरे पे डिम्पल होना या चेहरे आँखों का शेप होना, हमारे अक्सर डे टू डे डिस्कशंस में हमने देखा है कि अपने बॉडी के ऊपर जो तिल होते हैं जी। या मोल्स होते हैं, बॉडी मार्क्स होते हैं, उसको लेकर अक्सर लोगों में क्यूरियोसिटी रहती कि यार तुम्हारे यहाँ पे तिल है तो तुम्हारे नेचर में ये इस तरह के गुण आएंगे, या तुम्हारे यहाँ पर कोई बॉडी मार्क है तो तुम्हारे भविष्य के बारे में ऐसा कुछ फल कथन है। तो मुझे तिल के बारे में या मोल के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल सर, इसके बारे में मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है और काफ़ी लोगों को इसमें जानने में बड़ी रुचि होती है कि भाई हमारे यहाँ पर तिल है या बर्थ मार्क है बॉडी पर किसी पार्ट पे, तो उसका क्या मतलब है और वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। तो इसको मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले मैं बताऊँगी कि हमारी फेस के 2 पार्ट है ना, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट, है ना। तो ये दोनों कभी भी आपस में सेम नहीं होते, सिमिलर दिखता है फेस। इवन जो बच्चे जुड़वा बच्चे होते हैं, है ना, ट्विंस होते हैं, उनके फेस में सिमिलर दिखते हैं लेकिन सेम नहीं होते, है ना। तो अब ये जो चेहरा है इसका ये 2 पार्ट है, लेफ्ट और राइट। अब इस पर अब देखिए कि राइट साइड तिल होगा तो क्या होगा, लेफ्ट साइड तिल होगा तो क्या होगा। अब इसमें एक अच्छा सा चीज़ बताती हूँ मैं आपको कि अगर आपके राइट फेस पर किसी भी तरह का बर्थ मार्क है, किसी भी तरह का तिल है, तो आप देखिएगा आपके कुंडली के अंदर सूर्य और केतु का कोई ना कोई कॉम्बिनेशन ज़रूर होगा। अच्छा। या तो सूर्य केतु युति बनाकर आपकी कुंडली में बैठे होंगे या फिर केतु की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही होगी। और ये लेफ्ट राइट का जो कॉम्बिनेशन आप बता रही है, जेंट्स और लेडीज दोनों में सेम रहता है या लेडीज के अलग डायरेक्शन या जेंट्स का अलग डायरेक्शन? ठीक है सर, कुछ चीज़ों में दोनों का चेंज रहता है, लेकिन अक्सर जो प्रेडिक्शन अभी मैं आपको बताऊंगी वो अभी बताती हूँ दोनों के कॉमन के लिए, दोनों के सेम के लिए। जैसा मैंने बताया कि राइट में सूर्य और केतु, अगर तिल है राइट बॉडी पार्ट पे, किसी भी तरह का बर्थ मार्क है या राइट आई के नीचे कोई तिल है, ठीक है, तो उसकी कुंडली के अंदर सूर्य और केतु का कॉम्बिनेशन होगा। ये काफ़ी अच्छा माना जाता है क्योंकि, है ना, सूर्य और केतु काफ़ी अच्छा माना जाता है। लेकिन यही अगर हम लेफ्ट में आ जाए,
अगर लेफ्ट बॉडी पार्ट पर लेफ्ट आई के नीचे कोई तिल है या कोई बर्थ मार्क है तो ये आ गया चंद्र और केतु, जो बिल्कुल अच्छा नहीं है ना। तो ये दोनों में डिफरेंसेस होता है। बहुत लड़कियां होती है जिनके होठ के ऊपर की तरफ तिल होता है, आप देखेंगे काफ़ी भाग्यशाली है। वो अपने शादी के बाद जब ससुराल जाती है तो उसके ससुराल का जो भाग्योदय है वो उसके आने के बाद से होता है। ससुराल में जो हालात होते हैं वो बिल्कुल चेंज कर देती है, ठीक है। और कहते हैं कि जो नोज़ है उसके ऊपर तिल होता है, ये थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता। ये ऐसी महिला की कहते हैं कि थोड़ी कम आयु होती है। लेकिन सिर्फ एक तिल को देखकर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, उसके साथ में उसके फेस को भी एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपने फेस रीडिंग के बारे में तो बताया, थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में भी बताइए कि ये विद्या कहाँ से आई, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, बेसिस है। जी सर, देखिए फेस रीडिंग जो है वो एक सामुद्रिक शास्त्र का एक छोटा सा अंश है ना। तो अब सामुद्रिक शास्त्र क्या है इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। एक बार श्री हरि विष्णु, भगवान श्री हरि विष्णु नाग देवता के नीचे लेटकर ना विश्राम कर रहे थे। अब समुद्र देवता देखते हैं उनकी सुंदरता को, सर के बाल से लेकर पैरों के नाखून तक उन्होंने उनको ऑब्जर्व किया, चेहरे को देखा, उनकी आंखों को देखा, चेहरे पे क्या तेज है, क्या ताप है, कितनी ब्यूटी है उनके अंदर, है ना। तो उन्होंने सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक उनको ऑब्जर्व करके एनालिसिस करके एक शास्त्र लिख डाला, ठीक है। उस शास्त्र को ही सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं, जो कि समुद्र देवता द्वारा लिखा गया है, इसलिए उसको सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं। अब फेस रीडिंग क्या है, उसका एक छोटा सा पार्ट है जो सर के बाल से लेकर गर्दन के यहाँ तक के हिस्से को देखकर हम रीड करते हैं, यही है फेस रीडिंग सर। तो फेस रीडिंग सिर्फ फेस की ही रीडिंग होती है या बॉडी के पोस्चर या बॉडी के अलग अलग पार्ट्स या उनकी अलग शेप्स, जैसे हाथ हो गए, पैर हो गए, हमारे बाजू हो गए, बैक हो गया, है ना? तो क्या ये भी इस विद्या के अंदर इनका भी इंक्लूजन होता है? देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन अगर जहाँ तक फेस रीडिंग की बात की जाती है तो फेस रीडिंग सर के बाल से लेकर गर्दन के इस एरिया तक ही आता है, क्योंकि जहाँ हमारा फेस है वही रीड किया जा सकता है। लेकिन हाँ, आपकी बॉडी की चाल, आपका जो चाल है वो भी बताता है, आपकी पाम जो भी एक सामुद्रिक शास्त्र का हिस्सा है, पाम रीडिंग, है ना, तो वो भी बताता है। इवन बॉडी का हर पार्ट ही आपका कहता है, आपके बारे में बताता है, आपके बारे में जानकारी देता है ना। आपने देखा होगा कि लोग पैरों की उंगलियां देखकर भी प्रेडिक्ट कर देते हैं, है ना। ओके, तो जैसे किसी लड़की है, कोई लड़की है या कोई लड़का है, किसी के लिए बताऊंगी मैं, उसके पैर की जो सबसे छोटी वाली फिंगर है ना, लास्ट फिंगर, अगर वो ज़मीन को टच नहीं करती है, वो अगर उठी हुई है, तो आप देखिए मैरिड लाइफ में ज़रूर इश्यू आएंगे। और जिस लेडी या जेंट्स की अंगूठे के जो पास वाली उंगली होती है वो अगर अंगूठे से भी बड़ी है, तो आप देखिए घर में उसका राज चलेगा, वो कंट्रोल करेगी, घर में सब उसकी बात सुनने को मजबूर हो जाएंगे, चाहे शादी को 1 महीना हुआ हो या शादी को 1 साल हुआ हो, लेकिन उसका प्रभुत्व रहेगा घर पर। और ये जो उंगली छोटे बड़ी वाली बात है, ये पुरुषों पे भी लागू होती है? बिल्कुल लागू होती है, दोनों पर ही लागू होती है सर। चलिए, वेरी गुड। तो बेसिकली समुद्र शास्त्र एक बड़ा साइंस है और उसका एक पार्ट है फेस रीडिंग। जी सर। समुद्र शास्त्र में आपकी पाम रीडिंग भी आ गई, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी आ गया, आपके नाखून, आपकी उंगलियां, इन सब का भी स्टडी आ गया और उसका एक मेजर पार्ट हो गया फेस रीडिंग। जी सर। तो आपने बताया कि आप फेस रीडिंग के साथ साथ एक और विद्या में पारंगत हैं जिसे हम त्राटक कहते हैं। त्राटक के बारे में कई सारी बातें लोगों के सोशल मीडिया पे चलती हैं, इंटरनेट पे चलती हैं, लेकिन असल में त्राटक क्या है? जी सर, इस विद्या के बारे में थोड़ा सा हमें ज्ञान दीजिए। बिल्कुल सर। और ये विद्या कैसे हमारे जीवन में हम इसको अप्लाई करके बेनिफिट्स उठा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए, आप मेडिटेशन करने बैठते हैं, मान लीजिए, क्या आप अपने माइंड को 1 घंटे के लिए बिना किसी विचारों के रख सकते हैं कि 1 घंटे के लिए आपके माइंड में किसी भी तरह का कोई थॉट ना आए? ये पॉसिबल है? नहीं, है ना। आप बैठेंगे मेडिटेशन करने, आपको ऐसी ऐसी चीज़ें याद आने लग जाएगी जो उस समय याद नहीं भी आनी चाहिए, ऐसे काम याद आने लग जाएंगे जो आप ऑलरेडी पहले कर चुके हो, फिर भी आपके माइंड में आएंगे। तो कहते हैं कि जब हम सुबह सबसे पहले उठते हैं तो माइंड में सबसे पहले विचार ही आता है, ठीक है, कि अब हमें क्या करना है, ठीक है। तो विचारों को अपने माइंड से मुक्त तो रख नहीं सकते, है ना। तो माइंड हमेशा हमारा कुछ ना कुछ सोचता रहता है। तो इसके लिए
लोगों को कहते हैं कि बहुत लोग होते हैं जिनको डिप्रेशन से निकलना होता है, हेल्दी लाइफ चाहिए होती है, तो मेडिटेशन करने को प्रेरित करते हैं। लेकिन मैं मानती हूँ कि मेडिटेशन करने के लिए हम जब आंखें बंद करते हैं तो ध्यान बड़ा भटकता है, ध्यान लगा नहीं पाते। अगर आपके ध्यान को या आपकी आंखों को कोई ऐसी वस्तु दे दी जाए, कोई ऐसी चीज़ दे दी जाए जिस पर आप ध्यान केंद्रित करो, तो आपकी जो आंखें हैं वो उस पर पूरी तरह से केंद्रित कर पाएगी, और वही जो है वही त्राटक है। अब कैसे कर किया जाता है त्राटक, इसकी एक छोटी सी आसान विधि मैं अभी आपको यहाँ पर बता देती हूँ। आप एक काम कीजिए, रूम ऐसा सेलेक्ट कीजिए जहाँ पर कम रोशनी हो, न बहुत ज़्यादा न बहुत कम, बिल्कुल मून लाइट की जो रोशनी होती है वो रोशनी होनी चाहिए, जिसमें वस्तुएं प्रॉपर थोड़ी थोड़ी दिखाई दे। ठीक है, अब आप एक काम कीजिए, जो वाइट कलर का वॉल हो बिल्कुल, और उस पर आप चिपकाइए एक 10 रुपये का कॉइन। ठीक है, आप चाहे तो 10 रुपये के कॉइन की साइज़ का एक बिंदु भी बना सकते हैं, बिल्कुल उसे ब्लैक कलर के मार्कर से फिल करना है। लेकिन अगर आप 10 रुपये का कॉइन चिपका रहे तो आप उसे ब्लैक कर दीजिए प्रॉपर तरीके से। अब उससे 1 से 2 फीट की दूरी पर आप ज़मीन पर सुखासन में बैठ जाइए, पर ध्यान ये रखना है कि जो बिंदु आपने बनाया है उससे आप जिस सुखासन पे ज़मीन पर बैठे हो तो उसका जो लेवल हो वो आपकी आइज़ के पैरेलल होना चाहिए, बिल्कुल आइज़ के पैरेलल। अब आप उसे घूरते जाइए, टकटकी लगाकर घूरना है, आँखों के पलकें झपकनी नहीं चाहिए। अब उसे आप देखते जाइए। शुरुआत में मुश्किल से ये 2 मिनट होगा, शायद 2 मिनट से भी कम होगा, आपकी आंखों से आंसू आने लग जाएंगे। ठीक है, उठिए, फेस वॉश कीजिए, तो इसे उसके पलक बाद भी फिर नहीं से झपकानी बैठिए। है? जी पलक भी नहीं झपकानी है इसके नहीं, अंदर? पलक नहीं झपकानी है आपको। हाँ, हाँ, हाँ। अब दूसरी बार तीसरी बार आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे, आप पाएंगे कि जिस बिंदु को आप टकटकी लगाकर देख रहे हो, उसे गौर कर देख रहे हो, तो वो बिंदु के साइड से आपको एक चमकती हुई रोशनी दिखाई देगी, वो उस बिंदु के चारों ओर घूमती हुई नजर आएगी। और ऐसा आप करेंगे तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से कितनी बार देखा है कि 1 घंटे तक भी किया जा सकता है ना। शुरुआत में आपको थोड़ा कम टाइम लगेगा, फिर 10 मिनट होगा, फिर 15 मिनट होगा, फिर आधा घंटा होगा, फिर 1 घंटा भी होगा। मैं इसको सबसे अच्छा मेडिटेशन का जरिया मानती हूँ। ये सिर्फ मेडिटेशन ही नहीं है, अगर आपकी आई साइड वीक है, आपको चश्मा लगता है, तो सबसे पहला आपका 1.5 महीने में चश्मा जाएगा। अगर आप रेगुलर करते हो इसे, बिल्कुल आपका चश्मा उतर जाएगा। लोग डिप्रेशन में हैं, मैंने बहुत लोगों को त्राटक करने को प्रेरित किया और कितने ही लोगों को मैंने डिप्रेशन से निकाल लिया है। ठीक है, क्योंकि ध्यान सारा उस पर केंद्रित हो जाता है, तो वो इतनी असीम शांति देता है कि फिर मन में दूसरा कोई विचार नहीं, है ना। और बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं, कहते हैं ना, पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते। बहुत सारे बच्चे होते हैं आजकल, बहुत कम बच्चे कंसंट्रेट कर पाते हैं। वो थोड़ी देर बैठेंगे और पढ़ने के लिए, उसके बाद उनका मन नहीं करेगा, नींद आने लग जाती है। उनको मैं त्राटक करने को प्रेरित करती हूँ। वो अगर त्राटक करते हैं तो उनके लिए उनका ध्यान केंद्रित अच्छे से कर पाते हैं, पढ़ाई पर फोकस अच्छे से कर पाते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो आपका ये कहने का मतलब है कि ये मेडिटेशन की एक वन ऑफ द टेक्निक्स है जिससे कि आपका बिल्कुल, इसे ध्यान मैं केंद्रित होता है, मेडिटेशन की चरम सीमा मानती हूँ। चरम सीमा मानते हैं। बिल्कुल। और जैसे कि अच्छा, मेरा जैसा मानना है कि मेडिटेशन भी, जिसे कहते हैं ना, आप शुरुआत में भले ही से आपको विचार बहुत आ रहे हैं, लेकिन अभ्यास, जितना आप अभ्यास करते हैं जी, क्योंकि हम सब भी हमारे जीवन में मेडिटेशन करते हैं, तो मैंने भी ये देखा है कि अभ्यास, जितना अभ्यास करते हैं, जो भी टेक्निक आपको बताइए, अभ्यास करते करते फिर आप विचार शून्यता की ओर जाते हैं। जी, तो वैसे ही त्राटक का भी है कि भाई जितना आप इसका अभ्यास करेंगे, विचार शून्यता आएगी और आंखों की ज्योति बढ़ेगी। बिल्कुल। सिर्फ विचार शून्यता नहीं बोलूँगी सर मैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी टेक्निक है। अगर आप अपनी पास्ट लाइफ देखना चाहते हैं और अगर आप अपनी फ्यूचर लाइफ देखना चाहते हैं तो आप त्राटक कीजिए, पर इसका अभ्यास आपको बहुत करना पड़ेगा, बहुत इसका प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद आप इसमें जा सकते हो, आप अपनी पास्ट लाइफ देख सकते हो। इसमें गाइडेंस भी देते हैं कि कैसे त्राटक करना है? बिल्कुल, इसको प्रॉपर तरीके से इसकी दीक्षा भी दे सकती हूँ मैं। अगर किसी को चाहिए तो वो बिल्कुल एनी टाइम एस्ट्रो पर मुझसे कनेक्ट कर सकता है, इसकी दीक्षा में दे सकती हूँ। तो श्रुति जी, जैसा कि आपने बताया फेस रीडिंग में कि अलग अलग शेप हैं चेहरे के, उनके बारे में अलग अलग जानकारियाँ आती हैं, और चेहरे के शेप के साथ साथ मैंने देखा है कि कान की शेप भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी और उसके फॉर्च्यून्स को दर्शाती हैं। बिल्कुल इसके सर। बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, कभी देखा है सर, हमारे जो कान होते हैं वो हमारे किडनी से सिमिलर क्यों होते हैं, है ना। तो हमारा जो फेस अगर रीड करते हैं ना, तो वो पूरा जो चेहरा है वो आपका पूरा बॉडी ऑर्गन आपका फेस पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा बुजुर्गों को, बहुत बुजुर्ग होते हैं, उनके कान बड़े लंबे होते हैं, है ना। तो ये बड़े आयुष्य का प्रतीक है। तो कान का शेप भी बहुत
इंसान के बारे में बताता है कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। आप देखेंगे बहुत लोग होते हैं जिनका फॉरवर्ड फेसिंग ईयर्स होते हैं, है ना, कान ऐसे बाहर की तरफ कान निकले बाहर होते की हैं, तरफ, हाँ सामने से हाँ कोई आ रहा है तो उसके कान बाहर की तरफ से दिखाई देंगे, है ना। हाँ हाँ ऐसे हाँ। बहुत लोग होते हैं। मैंने कई ऐसे सेलिब्रिटीज में भी देखा है ये चीज की भी कान बाहर की तरफ ऐसे बिल्कुल, आप निकले पीके हुए। के आमिर खान को देख लीजिए, है ना, तो उनके ईयर्स देखिए आप, बाहर की तरफ ऐसे फॉरवर्ड फेसिंग, जैसे वो देख रहे हैं कान, है ना। हाँ 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 हाँ। ऐसे लोगों को बिजनेस करना चाहिए। मैं मानती हूँ ऐसे लोगों को जॉब नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो किसी के सुपरविजन में नहीं रह सकते, सुपरविजन में काम नहीं कर जिनके सकते। बड़े कान होते हैं उनके। बिल्कुल, कान बड़े होते हैं तो ये तो बड़े आयुष्य का प्रतीक है, लेकिन जिनके कान फॉरवर्ड फेसिंग होते हैं, मैं मानती हूँ कि उनके लिए बिजनेस अच्छा है। अब जॉब अच्छा क्यों नहीं है, क्यों वो जॉब नहीं कर सकते, इसका हाँ। क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि ऐसे लोगों को अगर आप बताएंगे, गाइड करेंगे कि नहीं ये काम ऐसे नहीं ऐसे कर, वो कभी नहीं करेगा, वो सुनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो लीड करना पसंद करते हैं, वो चाहते हैं कि हम लीड करें। तो कहीं ना कहीं सूर्य उनकी कुंडली में बिल्कुल, अच्छी स्थिति में होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो लीड करना चाहते हैं। मैं ऐसा मानती हूँ कि उनकी कुंडली में जो सूर्य होगा ना, वो लगन में होगा। और ऐसे लोगों को देखिएगा चेहरा एकदम रौबदार दिखता है। रौबदार। और मैं मानती हूँ कि अगर सूर्य लगन में है और ऐसा इंसान का सूर्य भी अच्छा है, तो अगर वो कहते हैं सड़क पर कोई चीज़ खड़ा होकर बेचेगा भी ना, तो भी लोग उसको खड़ा होकर सुनने को पसंद करेंगे। ये चीज़ मानी जाती है। जैसा कि आपने अभी कान के बारे में बताया, तो जी। लिप्स के बारे में भी आप थोड़ा सा बता सकते हैं? बिल्कुल सर। अब आप देखिए, किसी आप ऑर्गेनाइजेशन में हो, ठीक है, किसी को आपको बात मनवानी है और कोई पर्सन आपकी बात मान नहीं रहा है, तो आप जिस पर्सन का लोअर लिप जो होता है, नीचे का जो होठ होता है, वो अगर बड़ा हो, वो बिग हो, तब उस पर्सन को भेजिए बात मनवाने के लिए, वो उसको कन्विंस करके आएगा ही आएगा। जिनका लोअर लिप नीचे का थिक होता है, लोअर लिप, वो कन्विंस बहुत अच्छा करता है सामने वाले को, तो आप उसको भेजिए, तो वो ज़रूर अपनी बात मनवा कर ही आएगा। तो लिप का बहुत इफेक्ट है। आप देख लीजिए कि लिप से हम कंपैटिबिलिटी भी देख सकते हैं लोगों की। कैसे देख सकते हैं? अगर किसी जो थिन जो लिप्स होते हैं, उनकी जो शादी है वो थिन लिप से ही करवाइए, शादी बहुत अच्छी चलेगी, कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी बैठेगी, है ना। तो वाइड लिप्स की शादी वाइड लिप्स से करवाइए, कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी तो शेप बैठेगी। अगर सिमिलर हो दोनों व्यक्तियों के लिप्स की, तो उनकी कंपैटिबिलिटी हमेशा अच्छी बनती है। ये मैं शेप के लिए नहीं बोलूँगी, मैं नैरो और वाइड के लिए बोलूँगी, नैरो और वाइड है के ना। लिए। तो उसमें अगर नैरो लिप्स की वाले की शादी नैरो लिप्स वाली लड़की से ही करवाओ और वाइड वाले की वाइड लिप्स वाले से ही कराओ, अच्छी कंपैटिबिलिटी रहती है। तो श्रुति जी, एक चीज़ और पूछना चाह रहा था जी, कि क्या चेहरा देख के ये पता लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति मिलियनर बनेगा, बिलियनर बनेगा? बिल्कुल पता लगा सकते हैं सर, बिल्कुल। देखिए, आपने देखा होगा चेहरे पर एक चीज़ होती है, शुक्र किसको प्रेजेंट करता है? गालों को। बाहर की तरफ जिसके गाल निकले होते हैं, तो इसे फेस रीडिंग में बोला था मनी बैग्स। ये आपके मनी बैग्स हैं। शुक्र अच्छा है, मनी बैग्स लेकर बैठे हो आप, ठीक है, जिनकी गाल बाहर की तरफ निकले हैं, तो उन लोगों की लाइफ में लग्जरी आती है। अब देख लीजिए गौतम अडानी जी को, है ना, उनके भी मनी बैग्स है। अब आप बोलेंगे मुझे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मनी बैग्स नहीं है, लेकिन वो भी मिलेनियर और बिलियनियर है ना। Yes. वो क्यों है? देखिए, इसके साथ एक चीज़ और देखी जाती है, थिन लिप्स और वाइड लिप्स, जिसके पतले और चौड़े होठे, तो वो लोग भी मिलियनियर और बिलियनियर बनेंगे, ठीक है। बिल गेट्स को देख लीजिए इसका एग्जाम्पल। तो श्रुति जी, आपने जैसा बताया कान के शेप्स के बारे में, वैसे ही हमें चेहरे के शेप के बारे में बताइए, और अन्य कोई ऐसा चेहरे का ऐसा ऑर्गन जो कि आप बताना चाहें, और कहाँ से वो चीज़ हमारे फॉर्च्यून्स को इफेक्ट कर सकती है, बिल्कुल उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी स्क्वायर शेप के बारे में। बहुत लोगों का शेप देखा होगा आपने, स्क्वायर शेप होता है ना। तो स्क्वायर शेप वाले बड़े डिटरमाइन लोग होते हैं, ठीक है, बहुत ज़िद्दी होते हैं। जो करना है बस करना है, मतलब जो सोच लिया उसको करके ही दम लेते हैं, ठीक है। और ये ऐसे लोग भी किसी के सुपरविज़न में काम नहीं करते हैं, है ना, उन्हें खुद का अपना कुछ करना होता है। बड़े ज़िद्दी किस्म के लोग होते हैं ये लोग। और ये लोग जो होते हैं वो ज़्यादा ब्रेन से सोचते हैं, इमोशनल थोड़े कम देखे गए हैं ये लोग। वैसे ही अगर मैं बात करूँ ओवल फेस की, अब ये लोग ऐसे होते हैं कि इंट्यूशन पावर बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है इनका। इनको पहले ही कोई चीज़ होने वाली होती है, वो इंट्यूशन इनको आ जाते हैं। ये देखा होगा आपने, ओवल शेप के जो फेस होते हैं वो इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग रखते हैं। उसके साथ ही ऐसे लोग अपना कोई भी काम बड़े जोश के साथ शुरू कर देते हैं, बहुत जोश के साथ काम शुरू करेंगे, लेकिन काम वो कभी ख़त्म कर ही नहीं पाते। उनकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो वो शुरू तो कर देते हैं, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो पाते। और मैंने देखा है अपनी लाइफ में,
ऐसे लोगों की लाइफ में 95% प्रॉब्लम इसी वजह से होती है कि वो अपने जो शुरू किए हुए काम कभी ख़त्म नहीं कर पाए। तो एक तरह से ये हो गया कि जैसे स्क्वायर शेप हो गया, उसका कहीं ना कहीं हम सूर्य और मंगल से जोड़ सकते हैं, बिल्कुल इसे सूर्य और मंगल ओवल से शेप जोड़ को हम सकते कहीं ना हैं। कहीं मरकरी से जोड़ सकते हैं। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि Definitely, मरकरी हाँ। गवर्न लोग अक्सर अपना काम शुरू तो बड़े जोश के एंथुजियाज्म से, साथ जोश के करते साथ हैं। करते हैं, लेकिन जी। बीच में कहीं ना कहीं वो फिर छोड़ देते हैं, छोड़ उनका देते कहीं हैं और चीज़ मुड़ को, जाते हैं वो सर कहीं वो। और मुड़ जाते हैं, जी, जी, जी। डिविएट हो जाते हैं अपने जी, काम जी, से। तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं ये दो प्लैनेट्स का भी सीधा सीधा जुड़ाव हो गया इस जी चीज़ सर, से। इसमें इसका और ज़रूर जुड़ाव तीसरा रहता है। आप कौन से बता रहे थे? तीसरा मैं आपको ये बताती हूँ कि फेस अगर राउंड हो, हाँ, ऐसे लोग बड़े इमोशनल होते हैं। मैंने देखा है कि ऐसे लोगों को सामने वाला इमोशनल ब्लैकमेल करके अपना काम भी निकलवा लेता है। तो ऐसे लोग बड़े इमोशनल तो होते ही है, लेकिन साथ में आप ये देखिएगा चंद्रमा 6-8-12 में उसको मिलेगा, ठीक है? चंद्रमा 6-8-12 में है, इंसान इमोशनल तो होगा ही, ठीक है? कहीं न कहीं चंद्रमा का जो प्रभाव है वो मन पर पड़ता है ना, क्योंकि मन का कारक ही चंद्रमा है, ठीक है? तो राउंड फेस वालों के लिए मैं ये कहूँगी कि ऐसे लोग बड़े इमोशनल होते हैं और लोग अक्सर उनका इमोशनली फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल सर। बिल्कुल। एक चीज़ मैंने ये भी देखी कि दांतों को लेकर के मैंने कई बार ऑब्जर्वेशंस किए हैं, जैसे किसी के दांत के बीच में गैप होता है जी। तो वो बड़ा फॉर्चुनेट होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, शेप ऑफ टीथ के बारे में भी बताइए हमको। जी, बिल्कुल। देखिए, आप ये देखेंगे कि दाँत जिन लोगों के बड़े-बड़े होते हैं, बड़े-बड़े दाँत होना, है ना? तो ये काफ़ी एम्बिशियस लोग होते हैं, ठीक है? दाँतों के बीच में गैप होना, आप ये देखेंगे कि ऐसे लोगों का शुरुआती समय ना अच्छा नहीं निकलता है, लेकिन आगे जाने के बाद वो अपनी लाइफ में बड़ी तरक्की करते हैं। लेकिन इन लोगों के लिए ऐसा भी कहा जाता है कि अगर ये किसी सरकारी फ़ील्ड में आ जाए, तो ये रिश्वतखोर होते हैं। देखिए, ये ज़रूर होगा, जिन लोगों के दाँतों के बीच में गैप होगा वो रिश्वत लेने में बिलीव करते हैं। ऐसे लोग मुट्ठी गरम करना बहुत अच्छे से जानते हैं और सामने वाले से कैसे रिश्वत लेना है वो बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं कुंडली की बात करूँ कि अगर कुंडली के दूसरा भाव एबनॉर्मल है, कैसे? जैसे दूसरे भाव में 1-2 से ज़्यादा ग्रह बैठे हैं, शनि, राहु और मंगल, ये ग्रह अगर बैठे हैं दूसरे भाव में, तो आप देखेंगे ऐसे लोगों के दाँत ना आगे-पीछे होते हैं। बहुत लोगों को देखे होंगे जिनके दाँत हाँ आगे-पीछे हाँ होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो ये बिल्कुल। दूसरा भाव कुंडली का प्रभावित करता तो है। दूसरा भाव अगर पाप प्रभाव में हो हाँ, बिल्कुल एब्नॉर्मल मैं तो इसे ही आपके टीथ बोलूँगी। का शेप थोड़ा इरेगुलर होता है, बिल्कुल और होता कहीं ना है। कहीं वो वाणी से भी उसका कहीं हाँ, वाणी दोष उसको बोल सकते हैं, क्योंकि दूसरा भाव वाणी को भी प्रभावित करता है। तो अगर वाणी का दोष है तो आप देख लीजिए कुंडली में मंगल केतु दूसरे भाव में बैठा होगा, है ना? तो मंगल, जो लोग ताना मारते हैं, बातों-बातों में किसी को ताना मार दें, है ना? ऐसे हम पहचानते हैं कि ये लोग, इसका वाणी दोष है, और वाणी में ज़रूर वाणी भाव में, यानी कि कुंडली के सेकंड हाउस में मंगल और केतु जो है वो युति बनाकर बैठा ही होगा। ये आप देखिएगा, ज़रूर होगा। लेकिन जो बड़े दाँत होते हैं मैं उसे अच्छा मानती हूँ, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं ना वो काफ़ी एम्बिशियस होते हैं। वो बहुत अपनी लाइफ में कुछ न कुछ बहुत बड़ा काम करते हैं और लोग उनको जानते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप चाणक्य को ले लीजिए, उनके दाँत बहुत बड़े-बड़े थे, है ना? उन्होंने बहुत नाम कमाया है। लेकिन कुछ लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे जिनके 2 दाँत, जो फ्रंट के जो टू टीथ होते हैं, वो बाहर की तरफ निकले हुए दिखाई देते हैं, मुँह से बाहर निकले हुए होते हैं, है ना? ऐसे लोग बड़े डोमिनेटिंग होते हैं। आप देखिए कि आप उसको अपना कोई भी ऐसा सीक्रेट है वो बता नहीं सकते। अगर आप उसे बताएँगे तो वो बाहर वालों को जाकर कहेगा। वो ऐसी सिचुएशन का वेट करेगा जहाँ आप फँसो और वो उस सीक्रेट को आपको बताए। तो ऐसे लोगों पर ट्रस्ट भी कम करना चाहिए और ऐसे लोगों को से मतलब दूर ही रहना चाहिए। उसके साथ ही अगर मैं बात करूँ कि डोमिनेटिंग और भी कैसे लोग होते हैं, ये तो आपने कई लोगों के लिए खतरे की घंटी हो जाती जी, है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये सावधान होने की घंटी है। और ऐसे लोग जो जिनके 2 दाँत जो होते हैं वो बाहर होते हैं ना, वो अपनी मैरिड लाइफ में भी खुश नहीं रहते हैं, ना ही खुश रहने देते हैं। यानी कि अपने पार्टनर को धमकाते रहेंगे। अरे बाप रे। आप देखिएगा, पार्टनर को हमेशा धमकाएँगे वो। तो ये लोग कहते हैं कि ज़्यादा अच्छे नहीं माने जाते, यानी कि तीत जो होते हैं ना, वो मुँह के अंदर हो, वही शुभ है। चलिए एक नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। व्यक्ति की पूजा करने की जो पद्धति है, क्या जी। उसका भी चेहरे से कहीं ना कहीं जुड़ाव है? देखिए, पूजा पद्धति का चेहरे से ऐसा जुड़ाव मैं बोलूँगी कि जिन लोगों का धनु लगन होता है, जो लोग माथे पर टीका लगा के रखते हैं, आप देखिएगा वो पूजा पाठ बहुत करेगा, बहुत आध्यात्मिकता में जाएगा। लेकिन जहाँ तक मैं मानती हूँ कि पूजा पाठ हर एक को नहीं फलती, है ना? हर अच्छा। एक, हाँ, बिल्कुल। आपकी कुंडली बताती है कि आपको पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बहुत लोग ऐसे देखे होंगे जो बहुत धार्मिक होते हैं और बड़ा-बड़ा मंदिर अपने घर में बना लेते हैं, बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ लाकर रखते हैं। बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ लाकर रखने के बाद आए दिन पूजा का पाठ करते हैं, मंदिर रेगुलर जाते हैं,
लेकिन वो लोग भी खुश नहीं रहते, उनकी लाइफ में परेशानियां चलती रहती है। अब ऐसा क्यों होता है? तो कुंडली से देखकर पता लगा जा सकता है कि क्या परेशानी है उसकी कुंडली में, जिसकी वजह से उसको पूजा पाठ सूट नहीं कर रही है। तो इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाहूँगी। जैसे कुंडली का दूसरा भाव, सेकंड हाउस कुंडली का, अगर वो खाली हो, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी ग्रह नहीं हो, है ना, इंक्लूडिंग राहु केतु, अगर वो भी ना हो, ठीक है, और साथ में 8वें घर में, 8वां घर अष्टम भाव जिसे आयुर मृत्यु भाव कहते हैं, अगर उसके अंदर कोई ग्रह बैठा हो, तो आप देखिएगा जो ग्रह 8वें भाव में बैठा है ना, और वो इंसान अगर पूजा पाठ कर रहा है, वो रेगुलर मंदिर जा रहा है, उसके घर में बड़ी बड़ी मूर्तियां लाकर वो नियमित रूप से पूजा पाठ करता है, वो इंसान उस ग्रह से संबंधित, जो अष्टम भाव में ग्रह है, उस ग्रह से संबंधित चीज़ों का नुकसान उसके साथ होगा। अब देख लिए यहाँ पर तो मैं आप ये सूर्य कह को रहे हैं रखती हूँ। कि 8th हाउस में ग्रह है और 2nd हाउस में ग्रह नहीं है। हाँ बिल्कुल, दूसरा भाव खाली और 8वें भाव में कोई ग्रह हो, और अगर ऐसा इंसान पूजा पाठ करे, तो जो 8वें भाव में जो ग्रह है उसकी वस्तु का नाश होगा, उसकी वस्तु से रिलेटेड उसको परेशानियां देखने को मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देती हूँ, दूसरा भाव खाली हो और अष्टम में सूर्य हो, तो सूर्य की वस्तु का नुकसान आपको देखने को मिलेगा। पुत्र, शिक्षा, हड्डियों से रिलेटेड परेशानी, है ना, पिता के सुख में कमी, और हार्ट का जो कारक होता है सूर्य होता है, तो दिल की बीमारी, ये सारे सूर्य की वजह से। अगर ऐसा इंसान दूसरा भाव को खाली हो और उसका अष्टम भाव में सूर्य बैठा हो, तो ऐसा इंसान अगर पूजा पाठ रेगुलर करेगा और मंदिर जाकर पूजा पाठ करेगा, मंदिर में बड़ी बड़ी मूर्तियां रखेगा, तो उसको सूर्य से संबंधित चीज़ों का नुकसान तो होगा ही होगा। अब यहाँ पर मैं चंद्रमा को डाल दूँ कि चंद्रमा अगर अष्टम में हो, दूसरा भाव खाली हो, तो अगर ऐसा इंसान नियमित रूप से पूजा पाठ करेगा और यही सारी चीज़ें जो मैं सूर्य के बारे में बताई, अगर ऐसे सारे नियमों का पालन करेगा, तो चंद्र से संबंधित चीज़ों का नुकसान होगा। चंद्र से संबंधित माता, नानी, दादी, है ना, ये चीज़ें होगी। इसके साथ उसे कफ का रोग होगा, फेफड़ों से संबंधित बीमारी होगी, है ना, मन का रोग भी हो सकता है ना, डिप्रेशन जिसे हम कहते हैं, वो उसका शिकार भी हो सकता है। इसकी जगह अब मैं डालूँ कि अष्टम में दूसरा भाव खाली हो और अष्टम में अगर बृहस्पति आ जाए, तो बृहस्पति अगर कि जिसका हो और दूसरा भाव खाली हो, अगर ऐसा इंसान पूजा पाठ ज़्यादा करेगा, तो पुत्र, शिक्षा, ऐसे लोगों का देखना, जनरल साइंस जो होता है ना, सामान्य ज्ञान कहते हैं, वो भी काफ़ी ख़राब हो जाता है, ठीक है। ऐसे लोगों को शुगर होगी, ऐसे लोगों को पीठ का दर्द होगा, पेट से संबंधित परेशानियां होगी ऐसे लोगों को, है ना, पैरों का भी दर्द ऐसे इंसान को देखा गया है, ठीक है। अब अष्टम भाव में डाल दीजिए अगर शुक्र हो जाए, हाँ बिल्कुल मंगल डाल देते हैं, आप बोलते तो मंगल हो, तो भाई से नहीं बनेगी, ब्लड रिलेटेड कोई परेशानी होगी। आप देखिए खून का कोई इन्फेक्शन उसको ज़रूर होगा, ब्लड इन्फेक्शन होगा, हीमोग्लोबिन कम आएगा उसका, ठीक है। और ऐसा इंसान अक्सर सबसे लड़ता झगड़ता रहता है, रिश्ते खराब कर देता है, किसी से नहीं बनती, ऐसा आप इसको कह सकते हो। अब शुक्र डाल दीजिए, पत्नी सुख में कमी, है ना, पत्नी सुख में काफ़ी कमी कर देगा। और शुक्र क्या है, हमारी स्किन भी है ना, तो स्किन से रिलेटेड परेशानी वो देगा ही देगा। बुध डाल दीजिए, बुआ, आपकी जो बुआ है, आपकी जो बहन है, ये सब बुध ही तो है, इससे इनकी नहीं बनेगी, है ना, तो ये इससे संबंधित ये परेशानी देगा। और व्यापार आपका बिल्कुल ख़त्म कर देगा, जो आपका व्यापार है वो बिल्कुल ख़त्म कर देगा। शनि डाल दीजिए, चाचा ताऊ, इनसे आपकी बिल्कुल नहीं बनेगी, इनके सुख में कमी कर देगा, ठीक है। और आप किसी कंपनी के जो संस्थापक है, ठीक है, आपके अंडर कोई लेबर काम करते हैं, आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो तो लेबर भी आपके अंडर काम करते हैं, तो वो लेबर भी आपके सुनना बंद कर देंगे, ठीक है, उनसे आपको हानि मिलेगी, व्यापार में एकदम से नुकसान हो जाएगा आपको, ये चीज़ होगी। अब आप डाल दीजिए इसकी जगह, हम सबसे अच्छा लगता है मेरे को, केतु डाल दीजिए। अगर केतु बैठा हो अष्टम भाव में, तो क्या होगा, केतु से संबंधित नुकसान होगा। ऐसे लोग जो होंगे उनको पुत्र का सुख नहीं मिलता है, ठीक है, पुत्र के सुख में उनको कमी आ जाती है। इसके साथ साथ आप देखेंगे उनको शरीर में हार्निया से संबंधित परेशानी होती है, जोड़ों का दर्द अक्सर देखा गया है, ऐसे लोगों को होता ही है। राहु को डाल दीजिए आप, अगर राहु है अष्टम भाव में, केतु सामने बैठा हुआ है, अगर ऐसा लोग पूजा पाठ करेंगे, है ना, तो राहु से संबंधित चीज़ों में नुकसान होगा। ससुराल के सुख में कमी, है ना, ससुराल राहु ही तो है, तो उसके सुख में कमी आएगी। उसके साथ में आप देखेंगे कि ऐसे इंसान को ऐसा फीवर आएगा जो बिल्कुल आसानी से नहीं उतरेगा, काफ़ी दिन तक उसको फीवर चढ़ा रहेगा,
है ना। फीवर आसानी से नहीं उतरता, अचानक से व्हीकल लेकर जा रहा है और दुर्घटना हो जाए, ठीक है। और साथ में आप ये देखिए कि ऐसे लोगों को चोट भी बहुत लगती है, बहुत चोट गहरी लगेगी। इसके साथ मैं अगर ये बताऊं कि राहु ससुराल वालों की तरफ से काफ़ी पीड़ा देता है, ठीक है। तो ये राहु और केतु का मैं बता रही हूँ, क्योंकि अगर राहु केतु बैठा है तो वो एक दूसरे के आमने सामने ही होगा, तो दूसरा घर खाली नहीं होगा, है ना। लेकिन फिर भी अगर ये राहु केतु है तो इसके लिए स्पेशली मैंने बताया कि राहु केतु है तो इस तरह की चीज़ों का नुकसान ये देगा ही देगा। और अष्टम भाव में अगर राहु है, ठीक है, और ऐसा इंसान अगर ज़्यादा पूजा पाठ करता है तो ऐसे इंसान को अचानक से ऐसा नुकसान होगा जिस नुकसान का पता भी नहीं चलेगा, ऐसा नुकसान होगा उसको। और कहा जाता है कि जब राहु केतु आमने सामने दूसरे 8वें भाव में हो, ऐसे इंसान को मंदिर जाकर बड़ा दान दक्षिणा भी नहीं करनी चाहिए। किसी भी चीज़ का वो दान करेगा क्योंकि उसका फल उसको मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि राहु और केतु उस चीज़ को, उस वस्तु को उठाकर ले जाएंगे। वो वस्तु चोरी में अवश्य जाएगी, वो पैसा चोरी में चला जाएगा, वो बर्बादी में जाएगा, वो पैसा, उसका फल आपको नहीं मिलेगा। तो ये सब्जेक्टेड है कि सेकंड हाउस में कोई ग्रह ना हो, सेकंड हाउस में कोई ग्रह होता है तो ये योग भंग हो जाता है। जी बिल्कुल, अगर सेकंड हाउस में आप कोई भी ग्रह लेकर बैठे हो तो उसमें राहु और केतु के अलावा कोई भी ग्रह लेकर बैठे हो तो फिर ये भंग हो जाएगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी बातों से सहमत नहीं हो कि हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, लोगों का इससे आध्यात्म में जुड़ा होता है। तो ऐसा है कि पूजा पाठ के लिए मना नहीं है, लेकिन ऐसे लोग अगर एकांत जगह बैठकर पूजा करें तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा, है ना। क्योंकि आप देखेंगे कि घर में बड़ी बड़ी मूर्ति लाना ये सही नहीं है। ये तो आप भी जानते होंगे सर कि 9 उंगल से बड़ी मूर्ति होनी नहीं चाहिए। जी, तस्वीरों का कोई इशू नहीं है, अगर आप तस्वीर लाकर लगाते हो, पूजा पाठ करते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप बड़ी बड़ी मूर्तियां लाकर रखते हो, ये प्योर बुद्ध की निशानी है, क्योंकि आप प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर रहे हो तो बृहस्पति में कन्वर्ट नहीं हो रही है ना। वो बुध है आपके घर में और बुध आपको इशू देगा ही देगा। श्रुति जी, सामुद्रिक शास्त्र में और फेस रीडिंग में एक बड़ी ही मैंने पिक्यूलियर चीज़ देखी है जी। और उसमें जैसा कि हमने एक डिस्कशन में करा था बात कि बिजनेस कंपैटिबिलिटी भी आप समुद्र शास्त्र या फेस रीडिंग से देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते ये हैं एक बड़ा ही नए आयाम मैंने देखा, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, आप किसी का चेहरा पहचान कर, चेहरा देखकर एनालिसिस करके आप ये पहचान सकते हैं कि इसके साथ में अगर बिजनेस करूँगा तो मुझे फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर यहाँ पर मैं पैसा इन्वेस्ट करूँगा, इस सामने वाले पर्सन के ऊपर मैं पैसा इन्वेस्ट करूँगा तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी को फाइनेंशियल इशू आने लग जाए और मेरा पैसा जो है वो इन्वेस्टमेंट बेकार चला जाए। तो फेस रीडिंग करके ऐसा भी हम पता लगाया जा सकते हैं। जिन लोगों का नोज़ जो होता है वो बड़ा लंबा हो, एम्बिशियस जोन जिसको बोलते हैं, वो बड़ा हो, नोज़ जो हो वो लंबी हो, ऐसे लोग बड़े रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों के साथ अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है। लेकिन सिर्फ नोज़ ही नहीं, फेस के बहुत सारे पार्ट भी देखे जाते हैं। जैसे कि किसी के ईयर्स होते हैं, देखे होंगे आपने ईयर्स, ऐसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो पीछे की तरफ और ये नीचे वाला हिस्सा बाहर की तरफ, ऐसे आगे की तरफ, ऐसे होते हैं ईयर्स, ऐसे निकले हुए होते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों पर आप भरोसा मत कीजिए। ऐसे लोगों को अगर आप पैसा देंगे तो वो पैसा खुद का भी डुबाएगा और आपका भी डुबाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो खासकर इसमें नोज़ का देखा जाता है कि अगर नोज़ अगर उसका बड़ा है तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा, वो आपके पैसों को ना मिसयूज़ नहीं होने देगा। इसके साथ ही आप नोज़ से एक चीज़ और देखकर पता लगा सकते हैं, जिन लोगों के नॉस्ट्रिल्स होते हैं, है ना, वो विजिबल ना हो, वो ना दिखे, ये लोग बहुत अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हैं पैसा। इनको आप बिना सोचे समझे अपना पैसा दे सकते हो, बिल्कुल नॉस्ट्रिल दिखने नहीं चाहिए। लेकिन जिन लोगों का, बहुत सारे लोग होते हैं ना जिन लोगों के सामने से नॉस्ट्रिल दिखाई देते हैं, है ना, वो लोग ऐसे होते हैं, वो पैसा डुबाएंगे, खुद का भी और आपका भी, है ना। उन लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज आएंगे ही आएंगे। साथ में जिसका बड़ा फॉरहेड हो, बिग फॉरहेड, को ज़्यादा ही बिग फॉरहेड होना चाहिए, वो हो। ऐसे लोग बड़े नॉलेजेबल होंगे। अगर आपका कहीं पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हैं ना तो बहुत सोच समझ के करेंगे। ऐसे लोग बहुत अच्छे पार्टनर भी साबित होते हैं। तो अगर आप बिजनेस पार्टनर रखना चाहें, बड़ा फोरहेड होता है, बिल्कुल बड़ा फोरहेड, और फोरहेड जो होता है वो 3 उंगल से बड़ा ही होना चाहिए, है ना। आईब्रो के ऊपर आप 3 उंगली लगा लीजिए, इससे बड़ा ही फोरहेड होता है आपका। तो ये लोग बहुत अच्छे नॉलेजेबल भी होते हैं। मेरे 3 उंगल से बड़ा है। आपका बड़ा है सर। तो जी, जो भी दर्शक देख रहे हैं जी, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजेस के लिए। मैंने ये भी सुना है कि फेस रीडिंग से हम
अपने कौन एम्प्लॉय हमारे को सूटेबल रहेगा वो भी हम पता लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, आप पता लगा सकते हो। फेस रीडिंग में आपका चेहरे की एक एक रेखा आपका पूरा पर्सनैलिटी बताती है। ठीक है, आप फेस रीडिंग के आप आपके बॉडी के ऑर्गन से भी पता लगा सकते हैं, आपकी जो बॉडी की चाल है उससे भी पता लगा सकते हैं कि ये हमारे लिए सही है या नहीं। आप देख लीजिए ऐसे थंब को करके, जिन लोगों का ये थंब है वो पीछे की तरफ झुकेगा, जितना ज़्यादा पीछे की तरफ झुकता है वो उतना ज़्यादा आपके साथ एडजस्ट कर लेगा, आपकी बात मान लेगा। लेकिन कोई किसी लोगों का ऐसे रहता है थंब, वो एडजस्ट नहीं करेगा, वो अपनी चलाएगा, है ना। जिन लोगों का जितना ज़्यादा थंब झुकेगा वो उतना ही आपसे, आपकी बातों में आप सहमत रहेगा, आपकी बात मान लेगा। तो ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे, ऐसे लोगों को एम्प्लॉय में रखना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ हो सकती है। एक जिनके शोल्डर पर और गले में तिल हो, अक्सर ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे एम्प्लॉय साबित होते हैं। और जिनका फोरहेड बड़ा हो वो तो मैं बता ही चुकी हूँ, है ना, वो देख सकते हैं। आप फोरहेड से ये भी पता लगा सकते हो कि उसके पेरेंट्स की लाइफ कैसी रही है ना, ये भी आपका पता लगा सकते हो। फॉरहेड का शेप देखकर ये भी पता लगा सकते हो कि आप फॉरेन जाएंगे या नहीं जाएंगे, है ना। फॉरहेड का जो सबसे ऊपर का हिस्सा है अगर वो डल है ना, अगर काला सा है, डल है, तो आप समझ जाइए कि ऐसे लोगों को के जो पेरेंट्स होते हैं, ऐसे लोगों के पेरेंट्स ने काफ़ी सफ़र किया होता है अपनी लाइफ में। लेकिन जिन लोगों का फॉरहेड पर ऐसे वी शेप बनता है ना, तो वो लोग फार्मा कंपनी से, फॉरेन से ताल्लुक़ रखते हैं। साथ में आपने देखा होगा बहुत बड़ा फॉरहेड हो जाए, जिसका बहुत बड़ा हो, है ना, वो लोग आध्यात्मिक होते हैं, है ना। और इसके साथ साथ जिन लोगों के बहुत कम उम्र में बाल चले जाते हैं, है ना, बहुत कम उम्र में बाल चले जाते हैं, ऐसे बहुत रेयर ही होंगे जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम देखने को मिली होगी। ऐसे लोग रिच ही बनते हैं, ऐसे लोग रिच ही होंगे, है ना। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल धीरूभाई अंबानी को देख लीजिए, फॉरहेड देख लीजिए बड़ा, धनु लगन, है ना। और जो धनु लगन है और इसका जो स्वामी है वो जा रहा है दशम भाव में, बृहस्पति, है ना। तो ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। आप देखेंगे कि ऐसे फेस से हम किसी के लगन का भी पता लगा सकते हैं। कुंडली के अंदर अगर मकर लगन की कुंडली है, कुंडली अगर आपके कुंभ लगन की कुंडली है, शनि अगर लगन में बैठा हुआ है, तो आप देखिए ऐसा इंसान भाई कितना भी पैसे वाला होगा लेकिन दरिद्र सा दिखेगा, एकदम दरिद्र दिखेगा वो, है ना। ये चीज़ होगी। उसके साथ अगर सूर्य बैठा हुआ है तो बहुत रोबदार, अगर वो एम्प्लॉय है तो भी उसकी बात सुनने को वो लोग मजबूर हो जाएंगे, है ना। अगर वो एक छोटा सा एम्प्लॉय है तो बॉस भी उसकी बात सुनेगा, सूर्य अगर लगन में बैठा हुआ है ना। जिनकी कुंडली के अंदर बुध का योग बन रहा है, भद्र योग बन रहा है, ऐसे लोगों की आंखों में अजीब सी चतुराई दिखेगी, बड़ा चतुर निकलेगा, आंखों से इशारे करने वाला इंसान होगा, है ना। और जिन लोगों की कुंडली में मंगल का रोचक योग बन रहा है, आप देखेंगे मंगल का रोचक योग बन रहा है, ऐसे लोगों को आप घूर कर देख लीजिए, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं देख पाओगे, उसकी आंखों को ज़्यादा तक स्टेयर नहीं कर सकते, घूर कर नहीं देखेंगे, घूर कर देख ही नहीं पाएंगे आप। क्यों? क्योंकि उसकी आंखें ही इतनी पावरफुल होगी, क्योंकि वो मंगल का रोचक योग लेकर बैठा है। तो मतलब फेस रीडिंग से कुंडली में लगन का, ग्रहों का, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन का, बिजनेस में हमको किसका चुनाव करना चाहिए, किसका नहीं, इनफैक्ट किन लोगों से हमको बच के रहना चाहिए, आप ये भी पता लगा सकते हैं। चलिए, एक लास्ट टॉपिक मैं आपसे जानना चाह रहा था, क्या ऐसी रेमेडीज़ करें हमारी डे टू डे लाइफ में जी, जिससे कि हमारे जीवन में बेहतरी आ सके या हमारे फॉर्च्यून्स में वृद्धि हो सके? जी, इसमें सबसे अच्छी रेमेडी मैं बताती हूँ कि मेडिटेशन और त्राटक आप ये करें ही करें। लेकिन अगर आप फॉर्च्यून की बात कर रहे हो, अपना फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा करना चाहते हो, तो मैं बताऊँगी आपको ये हाथ है ना, इसमें ये पर्वत होता है शुक्र पर्वत, जी, ये वाला, है ना। बिल्कुल, ये अंगूठे के जो नीचे वाला हिस्सा, ये शुक्र पर्वत है। ये जितना उठा हुआ रहेगा उतनी लग्जरी आपके पास होगी, ठीक है। अब इसको मजबूत कीजिए, अगर जिनका नहीं है उसको मजबूत करने का अच्छा तरीका है, आप इसके ऊपर देशी गाय का घी लगाइए, है ना। शुक्र को स्ट्रॉन्ग कीजिए, कुछ नहीं तो आप परफ्यूम तो यूज़ करते ही हैं, इस पर परफ्यूम छिड़किए, है ना। परफ्यूम पे वो नहीं जिसमें अल्कोहल हो, वो नहीं लेना है ना। अल्कोहल आपको नेचुरल इत्र जो आता है, बिल्कुल सर, नेचुरल इत्र होता है, वो लगाइए। नेचुरल इत्र या गुलाब जल, गुलाब जल भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप नहाने में गुलाब जल की कुछ ड्रॉप्स भी डाल दीजिए नहाने के पानी में, वो भी आपके लिए अच्छा है। इस पर एक ट्रायंगल बना दीजिए ब्लू पेन से, इस पर 6 नंबर लिख दीजिए, स्वास्तिक बना दीजिए। शुभता आपको अगर चाहिए अपने पूरे परिवार में, अपने जीवन में, स्वास्तिक बनाकर रखिए, 6 लिखिए,
ठीक है, 6 वीनस का नंबर है। स्वास्तिक किस इंक से बना है? सर ये आप रेड इंक से बनाइए, रेड इंक से ही बनाना चाहिए स्वास्तिक, ठीक है। लेकिन 6 नंबर और ट्रायंगल ये आप ब्लू पेन से बनाइए। इस पर आप घी भी लगा सकते हैं, इस पर आप परफ्यूम भी लगा सकते हैं, और कुछ भी नहीं तो आप दही तो लगा ही सकते हैं। दही लगाने से भी ये आपका जो पार्ट है, ये लग्जरी है हमारी लाइफ की, ये जो होती है वो एक्टिव हो जाएगी। तो ऐसे आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी ला सकते हैं और अच्छे लाइफ की तरफ बढ़ सकते हो सर। चलिए श्रुति जी, आपसे बातें करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। इट वॉज़ अ वेरी वेरी इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट। थैंक यू आशा करता हूँ कि हमारे जितने भी दर्शक हैं जिन्होंने ये देखा है वो अपने जीवन में इन प्रैक्टिकल रेमेडीज़ को अप्लाई करें, और जो भी आपने समुद्र शास्त्र या फेस रीडिंग के बारे में बातें बताई हैं जी। वो अपने जीवन में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करें तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और अगर आप भी अपने जीवन में बेहतरी चाहते हैं और समृद्धि लाना चाहते हैं तो आप श्रुति जी से या मुझसे या हमारे जैसे 1500 जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर से संपर्क कर सकते हैं एनी टाइम एस्ट्रो वेबसाइट या ऐप पर। जानिए ग्रहों के राज एनी टाइम एस्ट्रो के साथ। धन्यवाद श्रुति जी। धन्यवाद।